सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग बंगाल चंद्रा। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा एंड स्पेशली फॉर द एम्बेसी एंड द यूनिवर्सिटी, और मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और सेपरेटली यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको शेयर की थी कि ऑफर लेटर में क्या चाहिए होता है, देन एम्बेसी में क्या। बट आज मैं आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ जो जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर योर वीज़ा फाइलिंग। सो डोंट स्किप दिस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मैंने चेकलिस्ट प्रिपेयर की थी तो मैं आपको सारी 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। यू कैन नोट इट डाउन। तो गाइस, सबसे पहले इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि आपको एजेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है। जैसे कि एक होता है फॉर्म 956A। मोस्ट केसेस में आपको एजेंट बोल सकते हैं कि आप खुद से फिल करके लाओ या खुद फिल कर देता है। ये आपको फिलअप करना है, ये आपके वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे काम आता है। आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज़, तो ये आप खिंचवा लेना और लेटेस्ट की खिंचवाना जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, इतना ध्यान रखना। और इसके अलावा ये फ़ोटोज़ आपके एयरपोर्ट पे भी काम आएंगी। थर्ड थिंग इज़ योर रिलेटिव डिटेल्स। जिससे क्या होता है ना, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उनकी डिटेल्स आनी वहाँ पे ज़रूरी है। तो ये ना आपको एजेंट एक पूरी शीट देगा, उस शीट में लिखा होगा कि लाइक आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उनसे आपका क्या रिलेशन है। तो उनसे जो रिलेशन है वो भी आपको बताना है, प्लस उनकी KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करना है। एंड नाउ अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर COE। तो COE आपको मिल जाएगी जब आप फीस पे कर लोगे। देन आपको सारे के सारे अपने एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए, भले ही आप 12th पास आउट हो या आपने बैचलर्स किया है। तो जैसे एकेडमिक्स में आपका गाइस यहाँ पे आएगा 10th 12th, ये तो मैंडेटरी है। अगर आपके यहाँ पे 10th 12th में मार्कशीट सर्टिफिकेशन अलग अलग है तो दोनों चीज़ अप्लाई होगी। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो जैसे मेरे केस में मैं ग्रेजुएट थी तो मुझे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने पड़े। सबसे पहले ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है ना आपकी मेन, वो, उसके बाद ईच सेमेस्टर की आपको मार्कशीट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट मांगती है यूनिवर्सिटी, डिपेंड करता है। जैसे RMIT ने डिमांड करी थी ट्रांसक्रिप्ट की, तो ट्रांसक्रिप्ट आपको शेयर करनी है। नो बैकलॉग सर्टिफिकेट, यहाँ पे नो बैकलॉग सर्टिफिकेट आपको आपकी कॉलेज से बन जाएगा, या अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की आपने तो वहाँ से आप ले सकते हो। इसके अलावा कुछ जगह LOR भी मांगते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बट ये यूजुअली अदर कंट्रीज में होता है, ऑस्ट्रेलिया में कम मांगा जाता है। तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर रखनी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हाफ रिटन है, हाफ रिटन हाफ डिजिटलाइज है, वहाँ पे आपको एक लेटर हेड पे सारा कुछ लिखवा करके यूनिवर्सिटी के थ्रू वो लेटर इश्यू करवाना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज एकेडमिक्स में आपकी आती है IELTS या PT, तो ये स्कोर आपको सबमिट करना है। और ये वाली डिटेल्स आपको ना जो एजेंट फॉर्म देता है उसमें भी फिल करनी होती है कि आपकी PT की मार्क्स कितने हैं। एंड नेक्स्ट इज अवर पासपोर्ट विद ऑल पेजेस। ये एक काम करना, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजोगे सारे के सारे स्कैन करके भेजना, कैमरे से मत क्लिक करना। नॉर्मल वाले सीधे एक कैम स्कैनर करके एप्लीकेशन आता है, उसमें सारे स्कैन करके अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को रख लेना। पासपोर्ट जो आपका होगा उसकी सारी की सारी पेजेस को आपको स्कैन करके देना है, और ये एम्बेसी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। दूसरा चीज़, अभी स्टूडेंट रिलेटेड ही है तो आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो भी आपकी नॉर्मल KYC होती है। एंड द मेन पॉइंट इज़ योर SOP। आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितना इंपॉर्टेंट है। इस पे एक डिटेल वीडियो में भी ये नेक्स्ट अपलोड करूंगी गाइस। SOP में आपको क्या क्या मेन चीज़ें सेक्शन मेंशन करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या 300 वर्ड्स की ही हमें SOP लिखनी है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट SOP इज़ योर मेन की ऑफ कंटेंट, जहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मोस्टली जो SOP है वो आपके एजेंट्स ही बनाते हैं। अगर आप उनको पे कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो मोस्टली एजेंट्स ही बनाते हैं। आप कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सकते हो, और अगर आप खुद चाहते हो आप खुद भी बना सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यार आपको ही बनानी है या एजेंट को ही बनानी है, बट काम अच्छा हो जाना चाहिए। इसके अलावा इन केस अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो गाइज वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपना चाहिए ज्वाइनिंग लेटर, कब आपने ज्वाइन किया। उसके बाद आपकी ITR होनी चाहिए, अगर आपने ITR फिल करी है। और इनकेस आपने ITR फिल नहीं की है तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्म 16 तो मिल ही जाएगा अपने एम्प्लॉयर से, वो सबमिट करना है। आपको सैलरी की स्लिप सबमिट करनी है फॉर लास्ट 3 मंथ। मैंने अपने केस में 6 to 7 मंथ कर दी थी, क्योंकि मेरे पास लास्ट 2.5 ईयर की तो थी मेरे पास सैलरी स्लिप। उसके बाद जो सैलरी अकाउंट है ना आपका, उसकी स्टेटमेंट जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद को स्पॉन्सर नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के केस में, बट ये दिखाने के लिए कि भाई आपकी सैलरी आती थी इस करंट जो भी आपका अकाउंट है ना, उस अकाउंट में आपकी सैलरी आती थी, इसलिए आपको सैलरी का बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो दिखाना ज़रूरी है। तो इसके अलावा
आप अपने एम्प्लॉयर की जो एक प्रोफाइल होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर कंपनीज, जैसे जो एमएनसी कंपनीज होती है वहाँ पे आप इजीली अपनी प्रोफाइल को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, आपने कब से कब ज्वाइन किया, मैनेजर कौन है, बहुत सारी डिटेल्स उसमें मेंशन हो जाती है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेन फंडा आता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का। आप ये चेकलिस्ट अपनी तरफ से बना लेना, जो जो केस आपके इसमें मतलब सिमिलर है। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो ये नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ गैप जस्टिफिकेशन हम करते हैं, जैसे कि हमने मेडिकल लगवा दिया, एंड देन इसके बाद सेकंड ऑप्शन की हम इंटर्नशिप दिखाते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो इतना याद रखना, सारी चीज़ों में आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। मैंने एक जॉब पर्पस में इतनी सारी चीज़ें की थी, प्लस मेरी एक और जॉब थी जो मैंने 2.5 साल पहले की थी, उसके लिए भी मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, सैलरी का मेरे पास ना पे स्लिप नहीं थी, सिर्फ दिसंबर की थी, तो वो मैंने सबमिट कर दी थी। इसके अलावा मैंने अपनी बैंक की स्टेटमेंट भी सबमिट की थी। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ना मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, जहाँ पे आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती, तो वो मत करना। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके मम्मी अगर पापा दोनों कर रहे हैं तो दोनों का एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट गाइस आपके स्पॉन्सर्स का बनेगा, और उसमें ये मेंशन होता है कि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं फॉर योर हायर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। मम्मी का अलग बनेगा, पापा का अलग बनेगा, और केसेस में जैसे मामा होता है, चाचा होता है, सबका सेपरेट बनता है। पहले तो 2 यहाँ पे आपके एफिडेविट होंगे, प्लस यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा एफिडेविट इसलिए बना था क्योंकि मेरी मॉम का जो नेम था उनके डॉक्यूमेंट्स में अलग है और मेरे डॉक्यूमेंट्स में अलग है। मेरी मॉम का तो पूरा ही नेम अलग था, तो उस केस में हमने क्या किया, क्योंकि मम्मी का देखो आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेंगे, उनकी बिजनेस की हमने वो प्रूफ शो करनी थी, तो उसमें ना मेरी मॉम का जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पे नेम सबमिट किया है वही था, बट मेरे केस में उनका नाम बहुत डिफरेंट था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने एक एफिडेविट बनवाया। एंड अवर नेक्स्ट इज गाइस आईडी प्रूफ ऑफ योर स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर आप देख लेना आपको कौन कौन कर रहा है, उनके आईडी प्रूफ मीन्स उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये उनकी बेसिक केवाईसी डिटेल्स होती है। इसके बाद अब उनके बिजनेस जॉब के रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको ITR चाहिए 3 इयर्स की। वैसे तो 3 इयर्स की मांगते हैं, बट मैंने ना 2 इयर्स की ही इनिशियली से सबमिट करी थी, तो मैंने एट द एंड भी 2 इयर्स की गई, बट रिकमेंडेड है कि 3 इयर्स की आप फाइल कर लो। और बैक डेट में अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कर सकते हो, बट रिलेवेंट प्रूफ आप दिखा सकते हो कि ये अकाउंट है, इसमें सैलरी आती है, सैलरी स्लिप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ITR आपको चाहिए विद द कंप्यूटेशन, तो हर एक ITR का कंप्यूटेशन ज़रूर ले लेना अपने CA से, और इस कंप्यूटेशन का कोई एडिशनल चार्जेस वो नहीं लेते हैं, वो उसी में ही होती है, मतलब वो दे देता है। तो आप ज़रूर अपना कंप्यूटेशन लेना, मम्मी पापा का जो भी स्पॉन्सर्स हैं आपके। इसके बाद गाइज इसमें आता है 3 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अब जैसे मेरे पापा मेरे स्पॉन्सर है, मेरी मम्मी मेरी स्पॉन्सर है, उनके पैसे जिस जिस अकाउंट में होंगे उस अकाउंट के आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब यहाँ पे गाइज जैसे बोलते हैं कि जो PF अकाउंट है वो आप नहीं दिखा सकते, बट PF का पैसा ट्रांसफर करके दिखा सकते हो, जो कि हमने किया। हमने PF का पैसा ट्रांसफर करके एक सेपरेट अकाउंट में डाल दिया था, हमने वो वाला भी शो किया। देन इसके बाद हमने स्टेट बैंक, पंजाब, यूको, इलाहाबाद बैंक, ये सारे बैंक की हमने 3-3 मंथ की स्टेटमेंट दिखाई। रीज़न बिहाइंड इसकी मेरी मॉम का जो भी बिजनेस है वो जो अकाउंट वो जो हैंडल कर रहा है वो इलाहाबाद बैंक में है, और मेरे पापा की जैसे मेरे पापा पेंशनर है, उनकी जो एक गवर्नमेंट जो पे आती है एज अ पेंशनर वो स्टेट बैंक में आती है, बट जो लाइक उनका वो प्राइवेट वर्क करते हैं तो वो पंजाब में आती है। इसके अलावा इन दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है, तो हमारे ऐसे ना जो हमारा फंड्स था ना वो एक अकाउंट में नहीं था, वो डिफरेंट अकाउंट में था। तो उस केस में कभी भी ये गलती मत करना कि आप ना सारा का सारा एक अकाउंट में कर दो, फिर उसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमारे टोटल 4 बैंक हो रहे थे, 4 से 5, हमने सबकी ना स्टेटमेंट निकलवाई फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबकी स्टेटमेंट निकलवा लो लास्ट 3 मंथ की, 4 मंथ की। और स्टेटमेंट के बाद हमने उसमें ये दिखाया था, बैलेंस सर्टिफिकेट भी हमने बनवा लिया था कि आप ये बता दो अभी तक हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, वो भी दे दिया था। तीसरी चीज, अगर उसमें FD है तो FD सर्टिफिकेट आप बोलोगे तो बैंक बना के दे देता है, उसमें मेंशन कर देता है कितनी FDs है, ये कब स्टार्ट हुई थी, कभी मैच्योर होने वाली, क्या अमाउंट और उसमें क्या इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। FD सर्टिफिकेट, ये 3 चीजें हमने सारे बैंक से बनवाई थी, बट जिसमें FD नहीं थी उसमें हमने FD की नहीं बनवाई। और एक चीज याद रखना, इन सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपकी बैंक की स्टैंप होनी जरूरी है। तो जैसे आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स निकाल लिया बैंक से, उसमें स्टैंप जरूर करना। तो ये था हमारा लाइक 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट के साथ FD सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, और जितना भी हमारा बैलेंस था ना वो सारे हमारे मतलब फंड्स में ऐड हुआ था। अगर हमारे करंट या रनिंग सेविंग जितना भी अगर 10,000 भी, तो हमने वो भी ऐड कर दिया था। यहाँ पे फिर आता है कि ऑक्यूपेशन प्रूफ ऑफ योर ITR या फिर योर स्पॉन्सर्स की वो करते क्या है। जैसे मेरे डैड के केस में ना, मेरे मॉम डैड का केस अलग अलग था। पापा मेरे हैं पेंशनर और मतलब ये प्राइवेट वर्क भी कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखा सकते हैं
कि किस बेसिस पे आपके वो भेज रहे हैं। तो मेरे पापा की पेंशन इज मोर देन उनकी करंट सैलरी, जो वो भी प्राइवेट वर्क करते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पापा का एज अ पेंशनर दिखाया। तो उसमें हमने सबसे पहले उनकी सैलरी स्लिप्स दिखाई हैं। उसके बाद हमारे लाइक आर्मी में अगर जो बच्चे आर्मी बैकग्राउंड से जिनके पापा, उनका एक पीपीओ होता है, वो पेंशन सर्टिफिकेट समथिंग होता है, हमने वो दिखाया। इसके बाद पापा की बैंक स्टेटमेंट दिखाई जिसमें सैलरी आती है, क्योंकि हर मंथ सैलरी क्रेडिट होती है पेंशन से, वो दिखाई। उसके अलावा भी ना कुछ प्रूफ्स होते हैं, कुछ कागज ऐसे होते हैं जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ जिन्हें हम बोलते हैं, कि जिसमें ये लिखा हो, ये मेंशन हो कि भाई आपके पापा या जो भी है वो इस सर्विस से रिटायर्ड है, जो कुछ भी है। तो इससे रिलेटेड हमने 3-4 डॉक्यूमेंट दिखाए थे। वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस टू सर्विस, जिस सर्विस में आपके पापा हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देंगे। सो यस गाइस, नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं फटाफट। तो हमने बात कर ली थी टिल सैलरी वाले पर्सन की, बट अगर आपका है बिजनेस वगैरह तो उसमें आपको चाहिए सबसे पहले ITR सेम कंप्यूटेशन 3 इयर्स का। उसके बाद आपका जिस बैंक में वो ट्रांजेक्शन चल रही है, ठीक है, वो दिखा देना। MSME यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, MSME, या फिर आपके पास GST नंबर वगैरह है तो वो दिखा दो। हमारे टर्म्स में हमारा बिजनेस इतना भी बड़ा नहीं है कि हमारे पास GST नंबर हो, तो हमने वो शो नहीं किया, बट हमने बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पे शो कर दी थी। ये था फाइनेंशियल। अब देखो जैसे आपकी FD है, आप FD सर्टिफिकेट दिखाओगे, उसकी रिसीट है, रिसीट दिखा दो। तो ये सारा कुछ आपको दिखाना है। फाइनेंशियल्स में इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए। इसमें फाइनेंशियल्स में एक नाम और आता है एजुकेशन लोन। अगर आपने लोन लिया है तो ये आपके लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कि सबसे पहले आपका सैंक्शन लेटर होना चाहिए, उसके बाद डिसबर्समेंट लेटर होना चाहिए। डिसबर्समेंट लेटर में डेट मेंशन होनी चाहिए, किस दिन कितना अमाउंट आपके एजुकेशन लोन से कटा है और आपकी फीस पे हुई है बैंक के थ्रू, और अभी कितना रिमेनिंग बैलेंस बचा है। और लास्ट इज योर लोन स्टेटमेंट। लोन स्टेटमेंट लेटर मीन जो भी आपका लोन अकाउंट होगा ना, उसकी स्टेटमेंट वो आपको दे देंगे कि अच्छा इतना अमाउंट 40 लाख आपको मिला है, जिसमें से इतना अमाउंट आपका जा चुका है। तो ये हो गया कुछ आपका फाइनेंशियल फंड से रिलेटेड। अब आपको समझ गए होंगे कि इतने सारे जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो क्यों स्पेसिफाई होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, और ये सब कोलिंक होते हैं एक दूसरे से। ट्राई करना कि कोई भी चीज़ गलत ना मेंशन करो, और जितना भी ज़्यादा एविडेंस है वो सारा शेयर करो। मतलब मैं अभी तक बताऊँ तो मेरे ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ना, सारे मिला करके काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो जितना अच्छे डॉक्यूमेंट्स आप पे होंगे, जितने ज़्यादा आपके पास जस्टिफिकेशन होगी, उतने ज़्यादा चांसेस अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज, और देखो फोटोग्राफ मैंने आपको बता दिया था, ये सारा कुछ आपके इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरे पापा आर्मी वाले थे तो आर्मी पेंशन स्लिप लगती है उनकी। अगर आपके पापा करंट वर्किंग है तो आप उनकी एम्प्लॉय डिटेल्स ले सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट की CA वैल्यूएशन। मैम CA वैल्यूएशन जरूरी है। CA वैल्यूएशन में 2 चीज़ आती है, एक होती है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जहाँ से आप प्रॉपर्टी का अपना बताते हो, एक होता है कि होल नेटवर्थ कितनी है। तो ये आप कैसे भी बनवा सकते हो, दोनों को मिक्स बनवा लो, अलग अलग बनवा लो। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि क्या ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। देखो ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है और आपकी मर्जी है, आप ऐड करो, आपकी मर्जी नहीं है तो मत करो। मेरे केस में क्या था, हमारी जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली वो लाइक ऐसे ये होते हैं ना कि कुछ रीजंस के जो भी आपके प्लॉट्स होते हैं या फिर वो होते हैं, वो आपके एजुकेशन लोन में कवर्ड नहीं होते। तो उस टाइप का कुछ सिनेरियो, तो मैं श्योर नहीं थी कि इसकी वैल्यू CA क्या निकालेगा। मतलब वैल्यू तो है, अभी रजिस्टर्ड नहीं है ज़मीन, तो उसमें टाइम लगता। तो मैंने ना ये अवॉइड ही किया। हाँ मतलब मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रहा था, बट आई फील कि नहीं, अगर आपके पास एजुकेशन लोन है, आपके फंड सफिशिएंट है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है। CA रिपोर्ट जो बनती है गाइस, उसमें CA जो अपना चार्ज कर लेता है 4000, 5000, 6000 मिनिमम। तो ये आप देख लेना, इफ़ यू वांट आप ऐड कर सकते। अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट सारे सॉलिड हैं तो ज़रूरी नहीं है CA का लाइक इवैल्यूएशन वगैरह सारा सबमिट करना। तो दिस इज़ द होल डॉक्यूमेंट लिस्ट। और अभी जैसे कि आपको पता है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, वैसे तो मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगी, बट इफ़ यू वांट टू सी तो ये आप देख सकते हो कि मेरे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे मैं लेके जाने वाली हूँ। प्लस अभी एक में ही मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मेरे फाइनेंशियल फंड्स वाले, ये मेरा ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, SBI से मैंने लिया था। तो कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी ITR से रिलेटेड है। तो ये फाइल ही मतलब ये देखो इतनी मोटी फाइल है। अभी मुझे इसको ना थोड़ा सा और शॉर्टेड करना है कि कितनी चीज़ें ले जानी है। मोस्टली तो मैं सोच रही हूँ कि ना अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए वो मैं लेकर के जाऊँ, क्योंकि देखो यहाँ रख के कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्यूमेंट जितना हो सके अपना कैरी करके चलो, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, अब वाइजली चेक कर लेना आपके पास कौन सी है क्या नहीं। और ये डिटेल्ड वीडियो है, ऑफर लेटर वगैरह होता ही है, बट एम्बेसी के टाइम पे अगर आपके पास COE है तो आपको ऑफर लेटर की जरूरत नहीं होती। ऑफर लेटर आपका काम आता है आपके एजुकेशन लोन वगैरह पे। तो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।